यस, ऑलराइट, वी आर लाइव फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको कहा था, इस संडे हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, वेरी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हुज सीन फर्स्ट हैंड के कैसे टेररिज्म से डील करना है, उसके बाद वाइट कॉलर क्राइम से डील करना है, और उनकी एक बहुत फेमस बुक आई है बाहर। आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, बाटला हाउस, उसको प्लीज देखिए। हमारे देश के सबसे फेमस इनकाउंटर्स में से एक इनकाउंटर है, क्योंकि उसके बाद बहुत पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी हुई, बॉलीवुड ने मूवीज भी बनाई हैं। सो बहुत आप लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन भी होगी इसके बारे में, वो सारी आपकी क्लियर होगी अगर आप बुक पढ़ें। और मैं इससे जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज सारे पढ़िए। और आज थोड़े सवाल सर से भी करेंगे, लेंगे। और थोड़ा मैं आपको बता भी दूं, सर हैज बीन आईपीएस ऑफिसर फॉर मोर देन 34 years. ही वॉज एंटी मनी, मनी लॉन्ड्रिंग, पुलिसिंग में सर का एक्सपर्टीज रही है। ही लेड द स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस, एंड देन लेटर ऑन ही वॉज डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आजकल भी आप बहुत चर्चा में सुन रहे हैं ईडी के बारे में। कॉमन लोग सुनते रहते हैं ईडी के चर्चा में। सो थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस एंड राइटिंग दिस बुक टू इन्फॉर्म द पीपल ऑफ इंडिया कि एक्चुअली हैपनिंग्स क्या थी। Thank you very much for being here. सर आई थिंक थोड़ा कनेक्शन टूटा। आपकी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, मुझे आ रही है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, अब आ रही है सर। आपके एंड पे थोड़ा कनेक्शन वीक था सर। तो ये बाटला हाउस से पहले सर, ये 5 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में सितंबर में, एंड ऑब्वियसली एज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर आप कंसर्न्ड हुए होंगे और सारा दिल्ली पुलिस की टीम कंसर्न्ड हुई होगी। सो सर, व्हाट वाज द एनवायरनमेंट before Batla House happened in the 7-10 days leading to Batla House, sir? 13 तारीख को दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे 5, 3 डिफ्यूज हुए थे उसमें से। इससे पहले 26 जुलाई को अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे और कर्नाटक में हुए थे। सूरत में भी बम प्लांट किए गए थे, लेकिन वहां ब्लास्ट नहीं हो पाए थे। 13 मई को इससे पहले जयपुर में ब्लास्ट हुए थे। तो सीरीज ऑफ ब्लास्ट हो रहे थे। तो जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए 10 सितंबर को, तो हमारी पूरी जो स्पेशल सेल की टीम थी वो राउंड द क्लॉक इस पे काम करने लगी, बिकॉज आपको ये नहीं मालूम कि टेररिस्ट आपके बाद फिर कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, तो आपको बहुत तेजी से उस पे काम करना है। मौके से कुछ चीजें पता लगती हैं, जैसे मुझे आइडिया लगा कि लो एक्सप्लोजिव हुआ है, और उस लो एक्सप्लोजिव को कहाँ से दिल्ली में जो एक्सप्लोजिव बेचने की शॉप हैं, करीब 500 से ऊपर शॉप्स हैं, उन सब शॉप से एविडेंस वो लिए गए कि किसने खरीदा है पिछले दिनों में, उन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। दूसरा, मौके पर ही जो सेल टावर होता है, जिस जगह टेररिस्ट आया होगा, वो जो सेल टावर है उसमें जितने भी फोन कनेक्ट होते हैं उन फोन का रिकॉर्ड निकाला गया, उसको एग्जामिन किया गया। हॉस्पिटल में, क्योंकि हो सकता है कि जो टेररिस्ट है वो खुद भी इंजर्ड हो गया हो या खुद भी डेड हो गया हो, तो हॉस्पिटल्स में जितने लोग इंजर्ड और डेड होते हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, ये देखने के लिए कि भी इनका कोई इंसिडेंट कोई खराब तो नहीं है। इसके बाद कुछ जो बम अनएक्सप्लोडेड मिले थे, उनसे हमें ये मिला कि ये जो बम्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, और उनका स्ट्रक्चर आइडेंटिकल था जयपुर और अहमदाबाद के बम जो उन्होंने वहां यूज हुए थे उनसे बिल्कुल आइडेंटिकल था। तो ये पता लग रहा था कि ये उसी ग्रुप ने वो किए हैं। इसी दौरान जो है एक इंफॉर्मेशन गुजरात पुलिस से आई, क्योंकि गुजरात ने कुछ सिमी के लोगों को अरेस्ट किया था। उन सिमी के लोगों के इंटरोगेशन से पता लगा कि उनके ही 2 सिमी के आदमी थे जिन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से कांटेक्ट किया था, बट ये दोनों लोग भागे हुए थे और वो पकड़े नहीं गए थे। उस इंटरोगेशन में उनको पता लगा कि 3 फोन जो इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट थे उन्होंने यूज किए हैं। उसका एनालिसिस सब कर रहे थे, बट उस एनालिसिस में ये नजर आ रहा था वो तीनों फोन आपस में बात करते हैं, किसी और से बात नहीं करते। उनमें से एक फोन की लोकेशन 17 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में दिल्ली जामिया नगर के एरिया में आई थी। दैट मीन्स जो आदमी उसको यूज कर रहा था वो इस एरिया में आया, ये उससे चीज पता लगती है। इसी से एक और चीज पता लगी कि एक कॉल, 1 सेकंड की कॉल जो है इन 3 नंबरों पर आई थी।
जनरली क्या होता है, अगर कोई आपको कॉल करता है आप उसको कनेक्ट करते हैं रिसीव करे बिना, तो रिसीव का खाता है लेकिन उसका ड्यूरेशन 1 सेकंड खाता है। जनरली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको इग्नोर कर देती है, बट मोहन चंद शर्मा जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिनको बाटला हाउस में जिनकी डेथ हुई थी, तो उन्होंने इसको सीरियसली लिया कि एक सेकंड निकाल आई है तो इसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा। जब वो देखा गया तो जब उस आदमी ने कॉल की थी, बेसिकली वो रहने वाला लखनऊ का था, उसकी जनरल लोकेशन लखनऊ आ रही थी, लेकिन जब कॉल की थी तो उसने बम्बई से की थी, गुजरात वो नहीं गया था। तो बेसिकली उस पर एक डाउट हुआ कि ये आदमी कौन है, क्या हो सकता है, तो उसके फोन का एनालिसिस किया, उसमें से एक कार, कुछ कारें जो है दिल्ली में जामिया नगर में ही, जो बाद में शिफ्ट हो गया था बाटला हाउस एरिया में, आतिफ नाम का आदमी था, इससे वो बात करता था। आतिफ वही था जिसका बाद में 19 तारीख को एनकाउंटर में जो मारा गया था। तो सर ये लोगों का 18 तारीख को करीब, हाँ 18 तारीख को दूसरी इंफॉर्मेशन आई, जो हुआ क्या था कि 4 गाड़ियां जो है चोरी की थी किसी ने, और वो प्लांट की गई थी। बेसिकली 2 कार सूरत में और 2 कार अहमदाबाद में हॉस्पिटल्स में। पर्पस ये था कि अगर जब इंजर्ड और फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में आए तो उसमें एक्सप्लोजन हो और लोग मारे जाएं। लेकिन सूरत में ब्लास्ट नहीं हुए थे, तो उन कार को चेक करके पता लगा कि ये नवी मुंबई से चोरी हुई है। तो मुंबई पुलिस ने काफी जो चोर थे उनको इंटरोगेट किया और अल्टीमेटली वो जीरो डाउन कर लिया चोर ने गाड़ियां सप्लाई की थी। उसने ये बताया मैंने इस सप्लाई की थी अहमदाबाद में, और यहाँ पर 13 लोग दिल्ली से आए हुए थे। वो राजधानी से 26 जुलाई जिस दिन ब्लास्ट हुए थे, बम प्लांट करने के बाद राजधानी से दिल्ली गए। इस इंफॉर्मेशन पे हमसे काम किया गया और जनरली ट्रेन में बहुत सारे लोग गए, लेकिन ये सोचा गया अगर दिल्ली से लोग गए थे तो रिटर्न रिजर्वेशन दिल्ली से कराया होगा। उन सारे जितने लोगों थे वो एग्जामिन किया, वेरीफाई किया, तो उसमें 13 लोग ऐसे मिले जिनके एड्रेसेस गलत थे, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो डाउट हुआ कि 13 लोग होंगे। तो जब टीम से पूछा गया, जैसे मोहन इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ आतिफ की लोकेशन कहाँ थी उस समय, जो हमारे पास फोन पहले से जिसको हम देखभाल कर रहे थे। तो उसने बताया कि रिजर्वेशन जिस समय हुआ था इस फोन की लोकेशन भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे थी जहां से रिजर्वेशन हुआ था। तो इस पे डाउट बढ़ा, फिर इनके जितने साथी थे उनके फोन का एग्जामिन किया, तो पता लगा जब जब ब्लास्ट हुए थे इनके फोन बंद हो जाते थे। और आतिफ का फोन 17 से 23 जुलाई तक दिल्ली में था, इससे पहले वो बंद था, उसके बाद भी बंद था। तो इन पे जो डाउट हुआ उसके बाद हमारी टीम जो है 19 तारीख की सवेरे वहां पर सर्च करने गई और 2 टीम भेजी गई थी। पहली टीम जिसको मोहन शर्मा लीड कर रहे थे, टीम जिसे संजीव यादव लीड कर रहे थे। तो मोहन की टीम बिकॉज उनका पर्पस था कि बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, अगर ये लोग वहां नहीं मिले तो आप विड्रॉ कर लें तो किसी को पता ना लगे कि जो कोई टीम यहाँ आई थी, अदरवाइज ये लोग वहां से भाग जाते हैं। तो जब ये टीम वहां पहुंची करीब 11 बजे के आसपास मुझे मोहन का फोन आया, उस समय स्पेशल सेल के ऑफिस में बैठा हुआ था, कि सर हम अंदर कुछ लोग हैं, 4th फ्लोर पे ये घर था 108 L18 बाटला हाउस में, और हम अंदर एंटर करते हैं। तो मैंने उससे कहा बेस्ट ऑफ लक, बट मोहन की लास्ट कॉल थी। उसके 15-20 मिनट बाद संजीव यादव का फोन आया, उसकी आवाज चोक कर रही थी कि सर मोहन को और हेड कांस्टेबल बलवंत को गोली लगी है, हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में और टेररिस्ट अभी भी अंदर होल्ड अप है। तो मैंने उससे कहा कि उसको कोशिश करो कंटेन करने की, मैं और फोर्स भेज रहा हूँ, मैं खुद भी वहां आ रहा हूँ। इमीडिएटली मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से कहा कि आप 5 कंपनी फोर्स वहां भेजो और 1 प्लाटून, और मैं अपने डीसीपी आलोक के साथ इमीडिएटली वहां मौके पे पहुंचा। तब तक सेकंड एनकाउंटर हो चुका था संजीव की टीम के साथ। तो ये बेसिकली इंसिडेंट वहां हुआ है मौके पर। सर इससे 1-2 जो क्वेश्चंस आते हैं, और मैं लार्जर क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूँ, स्पेसिफिक भी पूछ रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि आपको टीम भेजनी पड़ती है एज ए सीनियर ऑफिसर, पर आपके सर पे ये भी टेंशन है कि अगर नहीं मिले वहां पे तो पूरा ऑपरेशन एक्सपोज हो जाएगा, वो भाग जाएंगे। सो ये नहीं तो आप पूरी जैसे आपने बोला 4-5 भर के आप पुलिस फोर्स भेज देते। सो ये कितना डिफिकल्ट डिसीजन बनता है इसको बैलेंस कर पाना, दैट सीक्रेसी रखने के लिए कि अगर नहीं मिले तो हम सेकंड बारी भी भेज पाए, वर्सेस कि हम इन मास विद द मैक्सिमम फोर्स भेज दें
तो उसके लिए हाउ डू यू मेक दैट, व्हाट आर द पैरामीटर सर जिसको सोच के आप ये डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्लूइड सिचुएशन है? इससे पहले जितनी इंफॉर्मेशन आई है उनके पास, ऑन ऑब्जर्वेशन से कोई चीजें मिली, उसके बेस पे अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पर कितने लोग हो सकते हैं। लेकिन आप कभी भी जब आप टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए जाते हैं या उनको पकड़ने के लिए जाते हैं, तो सारे जो पैरामीटर्स आपकी नॉलेज में नहीं होते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पता नहीं होती। तो इस केस में भी ये अंदाजा नहीं था कि वहाँ कितने आदमी वहाँ फायर कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो जब मोहन की टीम वहां पहुंची उस फ्लैट के सामने, उस फ्लैट में 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती था दरवाजा, इसको इन टीम ने नॉक किया तो अंदर से आवाज बंद हो गई। फिर मोहन ने कहा कि मैं पुलिस वाले हैं, पुलिस टीम है, प्लीज खोलो इसको, तो फिर भी वहां से अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर देखा कि जो साइड वाला दरवाजा है वो जब उसको धक्का दिया वो खुल गया। ये उनको टाइम मिल गया लोगों को अपनी तैयारी करने का। जैसे ये टीम अंदर घुसी, जैसे दरवाजे के सामने एक कमरा, उसके राइट में दूसरा कमरा था, और अंदर घुसते अगर राइट में घूमे तो सामने उनका ड्राइंग रूम था। तो हमारी टीम पे 2 तरफ से फायरिंग, एक रूम से फायरिंग हुई और लेफ्ट रूम जो था उससे फायरिंग। तो एक क्रॉस फायर में और उस रिटर्न फायर में 2 लोग वहां से भागने। थोड़ी आवाज ब्रेक कर रही है, थोड़ा एक सेकंड सामने रखें। हाँ जी सर, आई कुड नॉट हियर द लास्ट लाइन, आपने क्या बोली? सॉरी टू इंटरप्ट यू। कि सर 2 दरवाजे थे तो हाँ, उसमें 2 दरवाजे थे, तो फ्रंट दरवाजा बंद था अंदर से। तो जब इन्होंने उसको आइडेंटिटी भी बताई तो अंदर से किसी ने खोला नहीं, और ना उसमें जो आवाज आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। लेफ्ट के दरवाजे को जब इन्होंने पुश किया वो खुला हुआ था। ये जैसे ही वहां पर एंटर हुए तो सामने, अगर मैं थोड़ी टोपोग्राफी बता रहा हूँ, सामने कमरा था, दरवाजे से एंटर होते उसके राइट में किचन था, उसके राइट में दूसरा कमरा था, और जैसे ही अंदर घुस के अगर आप राइट में मूव करें राइट की तरफ तो ड्राइंग रूम था। तो हमारी पुलिस टीम पे इमीडिएटली 2 तरफ से फायरिंग हुई, एक तो ड्राइंग रूम से और एक लेफ्ट वाले कमरे से। तो क्रॉस फायर में टीम वहां पर फंस गई। ड्राइंग रूम में 3 लोग थे, वो उसमें से 2 भागने में कामयाब हो गए, गोली चलाते हुए उन्होंने भाग गए, और एक जो है आतिफ जो था उसको गोली लगी, वो गिर गया वहां पर। इस दौरान मोहन को और हेड कांस्टेबल बलवंत को भी गोली लगी, उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया गया, और इसकी संजीव की टीम भी जैसी इंफॉर्मेशन मिली वो भी वहां पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने जो लेफ्ट रूम था जिसमें अभी भी टेररिस्ट थे, तो उस रूम में संजीव और उसके अंदर उसी तो इन पर फायरिंग हुई। हेड कांस्टेबल राजवीर था, उसकी चेस्ट पे 2 गोली लगी, बट अब जो टीम गई थी उन्होंने बुलेट जैकेट पहने हुए थे, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। तो कमरे में जो टेररिस्ट था उसमें मारा गया। एक और जो था उसमें वॉशरूम में वो गया था सैर, उसको वहां से पकड़ा गया। तो ये वहां जो टोटल इंसिडेंट हुआ है वहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। सर पर इसके अंदर जैसे ही वो हुआ एकदम से ही कंट्रोवर्सी भी साथ ही इरप्ट करेगी। जैसे आपने कहा कि इनपुट्स आपको गुजरात में हो चुके थे, बॉम्बे में गाड़ी चोरी हुई थी, तो इट वाज नॉट इन अ sense inputs were coming from other police forces also. Coordination was happening with Gujarat and Mumbai, and then Mumbai that year also had a separate terrorist incident. So sir, जब 3 स्टेटों की पुलिस से इंफॉर्मेशन आ रही है या 3 लूज कोऑर्डिनेशन चल रही है और प्रीवियसली बॉम्ब ब्लास्ट हो भी चुके हैं, तो ये आपके और ये बहुत कम केसेस में इतनी कंट्रोवर्सी देखी है एनकाउंटर में, क्योंकि अभी भी 2 हैं। एक हैदराबाद में कुछ वो क्या डिफरेंट थे, दिस वाज अ टेररिस्ट ऑपरेशन, वो एक इनकाउंटर्स थे, बट उसके अंदर गुजरात में कोई सॉरी हैदराबाद में रेप्स हुए एंड देन इनकाउंटर हैपेंड एंड देन दिस मिस्टर दुबे जो गैंगस्टर थे तो उनका हुआ। इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं हुई। इस केस में इट वाज अ एक्सप्लोजन ऑफ कंट्रोवर्सी विद पीपल इन पावर, पीपल आउटसाइड पावर, बहुत एक उस तरह हुआ। तो सर in your reading, why did suddenly became such a controversial topic, especially जहाँ पे एक दिल्ली पुलिस के ऑफिसर को भी वीरगति प्राप्त हुई ऑपरेशन करते हुए? तो it was obviously a very serious thing. देखिए, एक तो मिसरिप्रेजेंटेशन इसमें काफी हुआ और कुछ लोगों ने रूमर्स भी उड़ाए। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने कहा जी मोहन चंद शर्मा को उसके आदमियों ने पीछे से गोली मारी। टेररिस्ट जो थे वो इनोसेंट थे, उन्होंने कोई गोली चलाई नहीं।
लेकिन जब सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कुछ लोगों ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पता नहीं उसकी है, वो दिखा देखिए 3 गोली पीछे से लगी लिखा हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एनएचआरसी ने डिटेल्ड में डिस्कस की है, उसमें 2 गोली मोहन को लगी थी, दोनों सामने से लगी। सेकेंडली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर था कि गोली करीब 1 फुट से ज्यादा दूर से लगी है। तो एक ये थ्योरी ये दे रहे थे जी उसके 1 सेंटीमीटर दूर से गोली है उसके साथियों ने चला दी, तो ये वहां खत्म हुई। दूसरी इशू था कि क्या टेररिस्ट ने गोली चलाई थी। तो एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है जिसमें जब आदमी फायर आर्म का यूज करता है तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो लग जाते हैं, फायर आर्म के बारूद के पार्टिकल्स हैं। तो एम्स के डॉक्टर्स ने उसका हैंड वॉश लिया उन लोगों का और सीएफएसएल को भेजा गया। सीएफएसएल रिपोर्ट आई उनके हैंड वॉश में बारूद था, दैट मींस उन्होंने फायरिंग की थी। तो लोगों का ये कहना कि जी वो इनोसेंट थे, वो तो फायरिंग नहीं की, तो प्रूव हो गया। दूसरे उस समय इलेक्शंस सितंबर नवंबर दिसंबर 5 और पार्लियामेंट इलेक्शन भी आने वाले थे। तो उसमें एक सेक्शन जो पॉलिटिशियंस थे, कुछ लोग, वो इस इंसिडेंट को यूज कर रहे थे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो एक वो रीजन था। एंड जब कोई पॉलिटिशियन बोलेगा कि ये तो एनकाउंटर ठीक नहीं है, तो जनरल पब्लिक परसेप्शन जो है वो एनकाउंटर के खिलाफ हो जाता है। एंड दैट मेरे हिसाब से ये 2 रीजन है कि एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को गलत रिप्रेजेंट किया गया, दूसरे कुछ सेक्शन पॉलिटिकल लोगों ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। एंड सर बट नाउ तो आप लोगों ने फिर उसके लिए एज अ दिल्ली पुलिस एंड एज अ सीनियर ऑफिसर ऑफ दिल्ली पुलिस, तो हाउ डू यू टैकल दिस मिसरिप्रेजेंटेशन? इन अ सेंस पॉलिटिशियंस के पास बोलने की फ्रीडम बहुत ज्यादा है आपसे as a serving officer. So in this situation, how do you try to counter the narrative, या आप क्या स्टेप लेते हैं कि आपका जो नैरेटिव है वो भी बाहर आए? तो उसके लिए आपने did you try to have off the record conversations with journalists, या did you the PR department of Delhi Police पर वो इतना ज्यादा नहीं कर सकता, तो आपने कैसे इसको हैंडल करने का कोशिश किया, या you left it to politicians के ये पॉलिटिशियंस का काम है, इसमें नहीं पढ़ के अपनी काम प्रोफेशनली करते रहिए? एक तो हमने सारे एविडेंसेस जो मौके पे मिले थे, इनके लैपटॉप और पेन ड्राइव्स में और मोबाइल फोन में काफी एविडेंसेस थे। जैसे एक एविडेंस था कि जो जयपुर में ब्लास्ट हुए थे वो कार पे रखे गए थे, सॉरी साइकिल पे रखे गए थे बम। बम एक्सप्लोजन करने से पहले उस साइकिल की वीडियो बनाई गई थी विद बम के साथ, तो वो एक हमें इनके उस पे मिला। सेकेंडली गुजरात में जो ब्लास्ट हुए थे, उन ब्लास्ट करने से पहले सारे बम से एक IM लिख के और पीछे इंडियन मुजाहिदीन लिख के वो वीडियो बनाई थी। वीडियो उसमें मिली, वो किसी और के पास हो नहीं सकती। सिमिलरली जो कार बताया है अहमदाबाद में एक्सप्लोड हुई थी, वो एक्सप्लोजन से पहले की वीडियो इनके पास थी। इस तरह काफी सारे एविडेंसेस इनके लैपटॉप पे मिले थे। इन्होंने फेक आईडी बना रखी थी, वो सारी फेक आईडी कैसे बनाई क्या था वो सारा रिकॉर्ड था। तो एक तो ये हमारे पास अच्छे एविडेंसेस थे। उसके साथ ही दिल्ली पुलिस को पकड़ने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने भी काफी लोग पकड़े थे इसमें। वहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये लोग टेररिज्म में इन्वॉल्व है। तो इट इज नॉट कि दिल्ली पुलिस कह रही है, दूसरी पुलिस भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो भी इंफॉर्मेशन दे रही है। एक तो हमने मीडिया को कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखा, उनसे बात की कि आप बताइए आपकी क्या क्वेरीज हैं, तो उन क्वेरीज को सेटिस्फाई किया। तो मीडिया फ्रंट पे तो हमने ये किया। पॉलिटिकल फ्रंट पे एक दिन LG साहब ने, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तेजिंदर खन्ना जी, उन्होंने मेरे से कहा कि आप घर पर आइए, कपिल सिब्बल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं वहां गया, तो कपिल सिब्बल जी ने मेरे से काफी क्वेश्चंस पूछे, जितनी भी क्वेरीज अखबारों में आई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी चीजें, वो सारी उन्होंने पूछी। वो मैंने उनका जवाब दिया, उनको एक्सप्लेन किया मौके पे भी क्या क्या हुआ था। फिर मैंने उनको सारे एविडेंसेस दिखाए। एविडेंसेस देखने के बाद उन्होंने कहा यस हमारी बात जेन्युइन है और मैं प्राइम मिनिस्टर को बताऊंगा। शाम को उन्होंने मुझे फोन किया, कन्फर्म किया कि मैंने आपकी बात ना बता दी गई है। तो आई थिंक ये इंटरवेंशन से पॉलिटिकल उस पर काफी इम्पैक्ट था। दूसरे और पॉलिटिकल पार्टीज और डिफरेंट लोग जो थे, एक सेक्शन ही पॉलिटिशियंस था, बाकी पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं था कि इस तरह का
र्यूमर उड़ा रहे थे, बाकी ठीक बोल रहे थे, उससे भी हमें काफी पॉजिटिविटी मिली। सर पर बीच में मैंने पढ़ा था कुछ ये भी अकाउंट्स आए थे, आई विटनेसेस ने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ, एक बारी वो भी चला था, तो वर देयर आई विटनेसेस टू इट, या ये अपने आप ही उठ के आई विटनेसेस बन के लोग बाद में आ गए थे जो आई विटनेसेस नहीं थे इस पूरे घटनाक्रम के? ये एक न्यूज़पेपर ने, ये न्यूज़पेपर हाई कोर्ट में भी लगाया गया था उसकी में, उसमें एक जर्नलिस्ट ने ये लिखा कि मुझे 2 आई विटनेस मिल रहे हैं जिन्होंने अपने घर बाथरूम से पूरा इंसिडेंट देखा है और उस बाथरूम से 108 जो घर है उसके अंदर देखते थे। उन्होंने ये, उसने जो बताया कि ये एक विटनेस कि पहले दिल्ली पुलिस की टीम आई 4th फ्लोर पे, फिर इनको नीचे ले गई, फिर वहां गोली मारी ग्राउंड फ्लोर पे, फिर घसीट के ऊपर लाए, फिर इनको रैप करके ले गए, उसके बाद 3 लोग और लिखा है ये, और फिर उसने वही थ्योरी दी कि 3 गोलियां पीछे से लगी हैं, ये इनोसेंट लोग थे, वो सारी थ्योरी उन्होंने दी। पहली बात तो ये जो बिल्डिंग है लेटिन बाटला हाउस, ये 4 मंजिल की है, इसके बराबर की जो वो है वो 2 मंजिल की है, तो 2 मंजिल की किस बाथरूम से आप 4 मंजिल का देख लोगे, वो इम्पॉसिबल है। जो 7 वाला फ्लैट था 7 नंबर, आप जो है सर योर कनेक्शन हैज गॉन। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? आपका कनेक्शन टूट गया एक आप सर आगे वापस। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर, आगे यस सर। जी सर, आप क्या कह रहे थे कि ये 4 माले की बिल्डिंग है वर्सेस सामने वाली बिल्डिंग 2 माले की थी, 2 फ्लोर्स थे, तो ये सर आ रही है आपको आवाज? हेलो, हाँ जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आपको आ रही है? हेलो, आई कैन हेयर यू सर, आपको आ रही है आवाज? हेलो, ओहो, 1 मिनट वापस जुड़ेंगे। आप जैसे समझ रहे हैं बाटला हाउस इनकाउंटर, जिसके ऊपर किताबें बनी हैं, मूवीज बनी हैं, तो उसकी आप सारी बात समझ रहे हैं करनैल सिंह जी से, जिन्होंने स्पेशल सेल और ये ऑपरेशन लीड किया है। थोड़ा इंटरनेट मेरे ख्याल से उनके एंड पे वीक है, तो एक बार दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे एक इनकाउंटर जिसमें इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के भी वीरगति को प्राप्त होते हैं, और तब भी डिफेंस करने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उसको गलत तरह से दिखाया जाता है। ये बोला जाता है कि पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मार दी, जबकि सच्चाई है कि गोली सामने से लगी होती है। सर आ गए आप? हाँ, आई कैन हियर यू नाउ। यस, वेरी क्लियर नाउ सर। हाँ जी सर, आप बता रहे थे कि सर बिल्डिंग की हाइट बता रहे थे आप कि ये जो थी 4 फ्लोर बिल्डिंग थी और सामने वाली बिल्डिंग वाज एनीवेज 2 फ्लोर बिल्डिंग, 2 स्टोरीड बिल्डिंग। सॉरी, तो उनसे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि बाथरूम से इसमें घर में देखा जा सके। इवन इफ अगर हम देखते हैं कि इस फ्लैट के सामने कोई फ्लैट था 107 नंबर, उसके बाथरूम से इस घर के अंदर नहीं देखा जा सकता था। दूसरे, जब आप सीढ़ी से किसी को घसीट के लाएंगे उसमें ड्रैग मार्क आएंगे, उसकी बॉडी में कोई ऐसे ड्रैग मार्क नहीं थे। थर्डली, गोली का मैंने आपको बता ही दिया कि गोली जो है सामने से लगी थी, टेरिस के हैंड वॉश पॉजिटिव आए थे। एंड अगर ये 2 विटनेस थे तो चले कहाँ गए? कभी अपियर नहीं हुए, किसी के सामने अपियर नहीं हुए, ना जन सुनवाई में अपियर हुए, ना ही किसी कोर्ट में अपियर हुए, ना कहीं एफिडेविट दिया इन लोगों ने। तो एक र्यूमर उड़ा के, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो र्यूमर्स थे वो सम ऑफ द नेशनल मीडिया में आने लगे, एंड दैट वाज नॉट राइट। पर सर इसमें एक, जैसे मैं जनरल पुलिसिंग क्वेश्चन पूछूंगा जोड़ते हुए इससे, आप देखते हैं कि वेस्ट की पुलिस फोर्सेस अगर छोटा सा भी ऑपरेशन हो तो बहुत कमांडो गियर पहन के जाते हैं, एंड द मिनट देयर इज एक्सेसिव भी है कि मिनट देयर इज, इफ यू डोंट कीप योर, अगर आप अपनी गाड़ी पे हाथ भी नहीं रखते, इट कैन गो अगली फॉर यू। वेयरएज यहाँ पे हमारे देश में उतना इक्विपमेंट नहीं है पुलिस फोर्स को, जैसे आपने कहा कि इनिशियल ऑफिसर्स वर नॉट वेयरिंग अ बुलेट प्रूफ वेस्ट। इज दैट लैक ऑफ इक्विपमेंट, बजटिंग प्रॉब्लम, और इज दैट अ कॉन्शियस डिसीजन, जैसे आपने कहा कि बात पहले लीक ना हो जाए? सो व्हाट इज द रीजन कि हमारा इक्विपमेंट इन ऑपरेशंस में उतना अच्छा नहीं दिखता
जितना हमें बाहर दिखता है। देखिए, स्पेशल सेल के पास इक्विपमेंट्स थे और अभी भी हैं। ये कॉन्शियस डिसीजन था इस मोहनचंद शर्मा का, और उसने डायरेक्शंस भी दी थी अपने आदमी को, सिविल उसमें रहना है। और ये डिसीजन इसलिए था कि अगर अनसक्सेसफुल होते हैं और ये लोग भाग जाते हैं, सपोज कर लो, तो फायदा क्या होगा उस पूरे ऑपरेशन का। जैसे गुजरात में मैंने बताया, 2 आदमी भाग गए और उनको जब तक ट्रेस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो बेसिक आइडिया ये था कि इनको हमें पकड़ना है किसी भी तरीके से, और इसलिए मोहन ने डिसीजन लिया। आई रेस्पेक्ट दैट ऑफिसर, बिकॉज उसने एक नहीं बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े हैं, और उसने ये सोच समझ के कि वहां पर कोई भी थ्रेट हो सकता है, जब आप टेररिस्ट को पकड़ने जा रहे हो तो वहाँ फायरिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, ये जानते हुए भी उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे उनको किसी भी हालत में पकड़ना है, आज नहीं तो कल पकड़ना है अगर वो नहीं मिलते हैं। उसने अपनी जान की जोखिम लगाई उस ऑफिसर ने। तो आई रेस्पेक्ट हिम फॉर हाईली फॉर। एब्सोल्युटली सर, तभी मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि बहुत ये क्वेश्चंस आते हैं कि इज इट कि इस डिसीजन के पीछे क्या प्रोसेस चलता है, क्या कॉस्ट आप बेनिफिट देख रहे होते हैं आप जो चलता है। तो सर इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आपसे मैं, अब आपने ये बातें भी क्लियर करी हैं, एक दो क्वेश्चंस और पूछने हैं सर मुझे थोड़ा, क्योंकि आपका बहुत वाइडर एक्सपीरियंस रहा है, यू आर फ्रॉम IIT आल्सो एंड अ लॉयर आल्सो, एंड सो सर आजकल क्राइम्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वाइट कॉलर क्राइम्स, and you have headed the foremost agency of India, Enforcement Directorate, जो ये सारे मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम्स और सब देखती है सर। और सर अगर गॉडफादर की बात करें नॉवल की, तो बहुत फेमस लाइन है उसकी कि अ मैन विद अ ब्रीफकेस कैन स्टील मोर देन 100 men with guns. So एक तरफ स्पेशल सेल ऑपरेशन ऑफ टेररिज्म व्हिच इज एक्चुअल बुलेट्स बीइंग फायर्ड versus these forensic examinations you have to do of money laundering. तो कितना डिफरेंस है सर दोनों क्राइम्स में, या it is there is a connection, and how easy it is for an IPS officer to shift from Delhi police heading a special cell to ED? How difficult and how different is the experience? सी एक्सपीरियंस डिफरेंट है इस सेंस में कि मनी लॉन्ड्रिंग में आप ये देख रहे हो कि मनी फ्लो कैसे हो रहा है। एक आदमी ने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद वो किस तरीके से इस पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है ताकि वो जेन्युइन पैसा लगे। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यही है कि जो इल गॉटन मनी है, इलीगल मनी है, उसको किस तरीके से लेयरिंग करे ताकि पब्लिक को अल्टीमेटली या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये लगे कि ये जेन्युइन है। नाउ इसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, फाइनेंशियल एनालिसिस की जरूरत है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसके नेशनल इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ते हैं। इम्पैक्ट जो है अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। सपोज ए पर्सन हैज द ill-gotten money, his only purpose is to conceal its origin, that its origin is not wrong. While the person who is doing a business with his white money, his motive is to earn certain profit. Now, if these two people starts doing business, who will be successful? Who will be competitive? Certainly, the person who has the ill-gotten money would be more competitive, selling at a lower rate. Therefore, it has an impact on the national business. People who are doing the right business, they are sufferer of it. Secondly, what happens is if the money comes to a country, it gets cleaned. But after cleaning, it will not be able to compete in a country where money laundering काफी होती है, because bad money के साथ ये white money compete नहीं कर पाएगी। तो ये पैसा जितना भी आए वापस चला जाता है, इसको कहते हैं कैपिटल फ्लाइट, यहाँ से वापस चला गया। दूसरे इकोनॉमी के ऊपर और भी इम्पैक्ट ये डालती है। एक कॉन्सेप्ट है करप्टिव पेनिट्रेशन ऑफ द कंट्री। व्हाट हैपेंस इज अगर आपके किसी देश में मनी लॉन्ड्रिंग काफी होती है तो वहां पर दूसरे देशों के क्रिमिनल्स विजिट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, और जब वो विजिट करेंगे तो वहां पे क्राइम भी बढ़ जाएगा। तो एडवर्स इम्पैक्ट इसका ज्यादा है। मैं टेररिज्म का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बट इफ यू टेक ओनली क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी के मुकाबले जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कंट्री को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और इसलिए ये केसेस इंपॉर्टेंट हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन करने से
जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपका केवल एम ये है कि ये प्रूव करना है कि इन्होंने क्राइम किया है। बट क्राइम करने के बाद अगर उन्होंने वो मनी एडजस्ट कर दी है कहीं, तो उसका ढूंढने का काम है मनी लॉन्ड्रिंग में द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। और मैंने देखा है लोग जब उनके पैसे अटैच होते हैं, जब उनकी प्रॉपर्टी अटैच होती है, तो उनको ज्यादा दुख होता है बजाय जेल जाने के। तो इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे लोगों को ये लगता है कि भाई हमें अगर ये पैसे कमाए तो जा सकते हैं, सडनली उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऐसा काम ना किया जाए। Absolutely, सर। एंड सेकेंडली, जो पैसा जाता है आगे पीछे, तो वो हवाला नेटवर्क्स लेता है, वो स्टडीज से इट करप्ट्स द इंटायर सिस्टम ऑल्सो। अगर पॉलिटिकल क्लास इन्वॉल्व है, इट इज अ प्रेशर और ब्लैकमेल टूल टू देम। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, तो द इम्पैक्ट ऑफ अ नॉर्मल क्राइम वर्सेस मनी लॉन्ड्रिंग, एंड ईडी तो ऑब्वियसली एक स्केल का मनी लॉन्ड्रिंग देखता है, तो इट बिकम्स मच मोर डिवास्टेटिंग टू द नेशन एज अ होल, अगर मनी लॉन्ड्रिंग अनचेक्ड होता रहे, सर। बस सर, अब लास्ट में आपसे एक दो ही सिर्फ हल्के से क्वेश्चन पूछूंगा. There is often a criticism, because you are a senior officer, that bureaucracy in India is too strong and it is effectively running the government, any government, irrespective of the government. How, and बहुत सारे young audience है, how legitimate do you think is that criticism, and do you or do you think that is a wrong criticism of the bureaucracy? See, I feel it is a wrong criticism. The reason being, हम एक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ समझें, there are three levels of management. One is a lower level management, one is the second is middle level management, and top level management. Now, top level management makes policies, laws, and that is a politicians. In the parliament, they make laws. In the cabinet, they make policies. Now, who will implement these policies? That is implemented by the lowest level of management. What is the role of middle level, which we say senior bureaucrats? Their role is to coordinate between top level and the lower level management. That means they will monitor the implementation. They will find out the problems. And those problems which are happening in the field, they will report to the politicians who are the top level management. And they will make the policies. Therefore, we should clearly understand the role of executive. Political executive and bureaucratic executive is entirely different. Thank you, sir. Thank you so much for your time, and audience ने एक बहुत बड़े encounter के बारे में सारी आपसे जानकारी ली, और सब किताब पढ़ना, क्योंकि आपको बहुत चीजें डिटेल उसमें समझ आएगी, ये तो एक brief में था. Thank you so much, Karnal Singh ji, for joining us and coming to the platform. I welcome you and thank you for giving me opportunity to be with you. Thank you so much. Thank you, sir.